हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड स्टॉक है, बहुत ज्यादा ओवर न्यूज में बना रहता है स्टॉक है, हमेशा इसके बारे में चर्चा होती रहती है, हमेशा इसके बारे में बात होती रहती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड। तो आप कभी गलत फैसला न ले लें, कहीं कोई इन्वेस्टर गलत फैसला ना ले ले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। इसी वजह से मैं रेगुलर बेसिस पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर वीडियो बनाता रहता हूं और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। तो इससे एक नई न्यूज निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वो न्यूज क्या है कि इन्होंने 5 नए म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की बात करी है। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 नए म्यूचुअल फंड्स के नाम बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्राइस रेंज में इस पे बाई करना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में और कहां पर आपको इसमें सेलिंग करनी चाहिए, यानी कि ओवरऑल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको करना क्या है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको पहले बता देता हूं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में इनके ये 5 नए म्यूचुअल फंड आपको मार्केट के अंदर लिस्ट होते हुए नजर आएंगे पर्सनली, और लॉन्च करने जा रहे हैं जियो ब्लैक रॉक जो फंड्स। उन 5 फंड्स के मैं आपको सबसे पहले नाम बता देता हूं। तो पहला फंड है हमारा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 4 इंडेक्स फंड है और एक इनका डेप्ट टाइप फंड है, ठीक है। तो पहला फंड है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेकंड है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, थर्ड है इनका जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, फोर्थ है इनका जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। 5 फंड की अगर हम लोग बात करें तो वह इनका जियो ब्लैक रॉक नाम से है, निफ्टी 8 to 13 ईयर्स जी सेक इंडेक्स फंड कह सकते हैं हम लोग में भी। और इसमें होता क्या है कि 8 से 13 साल मतलब मेच्योरिटी पीरियड है वो, उसमें कुछ खास नहीं है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम डेप्थ फंड है आप बोल सकते हैं इसको। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ 5 नाम बताएं क्योंकि अभी तो आए भी नहीं है मार्केट के अंदर, और जब आएंगे तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक से रिलेटेड कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है इनफैक्ट इस समय स्टॉक के अंदर। तो अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें स्टॉक की तो वो है 311.25 रुपीज, जो कि मैं कहूंगा कि ये लास्ट डे आपको 1.64% गिरकर बंद हुआ है, उसकी क्लोजिंग प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। तो पर्सनली मुझे लगता है कि इस प्राइस पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा। तो वो भी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं में कि कहां अट्रैक्टिव लगेगा ये और कहां पर आपको इसे अपनी झोली में अपने पोर्टफोलियो में भरना है, ठीक है। आगे बताता हूं मैं आपको। तो अब बात कर पाएंगे तो कल आप पाएंगे तो बजाज फाइनेंस 4.7% गिरकर बंद हुआ, अगर पूरे इंटरडे में देखेंगे तो 6% गिर गया था, ठीक है सर बजाज फाइनेंस। अब यहां पर बजाज फाइनेंस कहां से आ गया, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो बजाज फाइनेंस गिरा क्यों था, सबसे पहले तो ये बता देता हूं, क्योंकि एसेट क्वालिटी कंसर्न था। क्योंकि बहुत सारे देखिए इनका काम ही क्या होता है फाइनेंशियल सेक्टर का कि इनके एसेट्स कहां पर है, मतलब कहां पर इन्वेस्टमेंट है इनका, क्या कर रहे हैं कामकाज। तो एसेट की क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आएगा, अगर आप प्रॉफिट बढ़ाने जाएंगे तो क्वालिटी आपको समझौता करना पड़ेगा ना। तो एसेट की क्वालिटी की वजह से आप पाएंगे कि बजाज फाइनेंस में एक बहुत बड़ी गिरावट होती है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस में एसेट क्वालिटी कंसर्न की वजह से गिरावट हुई। फिर क्या था, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर गिर गया, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर गिर गया। इनफैक्ट आप उठाकर देखेंगे तो प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और उसी फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा है हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी। तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर कल तबाह होते हुए पर्सनली नजर आया। और अगर हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो 0.88% से कल पूरा का पूरा सेक्टर गिरा था। तो डेफिनेटली नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर पार्ट होल्ड करता है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक बन चुका है फाइनेंशियल सेक्टर का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसमें भी पिटाई पड़ती है और बहुत जबरदस्त पिटाई पड़ती है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका सपोर्ट लेवल कहां पर है, क्योंकि सपोर्ट लेवल जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोर्ट लेवल टूटता है तो और नीचे जाने के चांसेस बनते हैं, ऐसा लोगों को पता नहीं लगता, ठीक। तो सपोर्ट लेवल की अगर हम लोग बात करें तो वो है 304 से 310 इसका सपोर्ट रेंज है, सपोर्ट लेवल है। जहां पर इसके नीचे अगर आता है तो थोड़ा सा कंसर्न होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल अगर आप लेकर चलें सपोर्ट का तो 300 पर इसका मेजर सपोर्ट आप बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 300 एक ऐसा लेवल नजर आता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 311 है 12 है नहीं लेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि 300 आ जाएगा तो खरीद लेंगे। तो 300 पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाता है स्टॉक को पर्सनली। तो 300 तक जहां भी है, 300 के ऊपर और 310 तक, 300 से 310 तक हर लेवल इसका सपोर्ट लेवल है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे नजर आती है स्टॉक के अंदर कि अब अपने सपोर्ट लेवल के आसपास घूम रहा है, यहां से बाउंस बैक भी दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही खड़ी है। 24,800 पे मार्केट का भी सपोर्ट बना हुआ है। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब, तो
अब हम इसके कामकाज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कामकाज के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको इसका कामकाज अच्छा लग गया, आपको इसके कामकाज की समझ हो गई कि हाँ भैया कामकाज ये है और मुझे पता है कि ये कामकाज ऐसे होता है और इतनी इतनी प्रॉफिट ऐसा ऐसा होगा इसमें आगे चल के, तो आप इसमें पर्सनली बाई कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि अगर आपको कामकाज समझ आ गए ना तो आप खुद ही खरीदारी कर लेंगे, और अगर आपको नहीं कामकाज समझ आया तो आप खुद ही नहीं खरीदेंगे, नॉर्मल सी बात। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कामकाज के बारे में। तो कामकाज के बारे में सबसे पहले जो मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा सा भी पहले बताया भी था कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तीन ऑलरेडी डेप्ट टाइप फंड मार्केट के अंदर इनके लिस्ट है, और आगे आने वाले समय में 5 और लिस्ट होने वाले हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कामकाज की, तो वो है इनका ब्रोकरेज बिजनेस। अप्रूवल है इनके पास, स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट कभी भी हो सकता है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ब्रोकरेज बिजनेस में भी आने ही वाले हैं कभी भी, क्योंकि अप्रूवल तो इनको ऑलरेडी मिल चुका है। अप्रूवल इसीलिए लिया है कि कामकाज करना चाहते हैं। और नेक्स्ट चीज की हम लोग बात करें तो इनका एडवाइजरी का भी बिजनेस है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एडवाइस देंगे और पैसे लेंगे, नॉर्मल सी बात है। ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस ही नजर आएंगे आपको, यहाँ पर कहीं लॉस वाली चीजें नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो वो है इनका जो जियो पेमेंट्स बैंक का बिजनेस है। आपको पता है कि एसबीआई से इन्होंने अपने बाकी शेयर्स बायबैक कर लिए थे, यानी कि 100% इनके पास इक्विटी है उसकी। तो जियो पेमेंट्स बैंक का बिजनेस इनके पास है। साथ साथ इनके पास लेंडिंग का बिजनेस, यानी कि लोन सेगमेंट में भी इनकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि कामकाज चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। ठीक है, वो सारे कामकाज ऑलरेडी चल रहे थे। अभी हाल फिलहाल न्यूज आई थी कुछ दिन पहले कि अलियांस ग्रुप के साथ इन्होंने 50-50 पार्टनरशिप में ज्वाइंट वेंचर किया है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंट्री मार दी है, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी अब ये आ चुके हैं। अब ये इतने सारे कामकाज हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी कामकाज समझ में आएगा कि ब्रोकरेज बिजनेस ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस, म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस, एडवाइजरी बिजनेस ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस भी मोस्टली मुझे पर्सनली लगता है कि प्रॉफिटेबल ही होता है, लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। आगे की बात हो तो, और आगे हम लोन सेगमेंट बात करें तो लोन सेगमेंट में भी आपको देखिए पर्सनली इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे आउट होगा, तो आपका लोन सेगमेंट भी ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस आ जाता है, और पेमेंट्स बैंक भी ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो यानी कि इनका जो बिजनेस है वो तो बहुत प्यारा नजर आता है, बिजनेस सिनेरियो में तो कोई कमी नजर नहीं आती है। लेकिन कमी है कहां पर? फिर यहां पर कमी यह है कि अभी तक पूरी तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाए। हाँ, कामकाज के बारे में सारी चीजें हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ कामकाज स्टार्ट होने बाकी हैं, लेकिन पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाए। तो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लगातार अपने कामकाज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आना है खर्चा। नॉर्मल सी बात है, अगर आप कामकाज बढ़ाने जाएंगे तो खर्चा आएगा ही आएगा आपका, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंपैक्ट होते हुए नजर आ सकता है आगे आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं प्रॉफिट में नहीं आई कंपनी ने इस बार प्रॉफिट अच्छा अर्न किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3.5-4% के आसपास ही जंप था प्रॉफिट के अंदर। इसकी वजह से स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब कामकाज कंपनी एक्सपेंड करती है, कोई कंपनी नहीं होती है, तो ऑलवेज नॉर्मल सी बात है कि खर्चा ज्यादा होगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम आएगा। लेकिन आगे आने वाले समय में जब यही कामकाज पूरी तरीके से एक्सपेंड हो चुके होंगे, तब आप पाएंगे कि क्या जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट होगा। और उसकी वजह से, क्योंकि जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा इनका, तो जो इनका पी, जो प्राइस टू अर्निंग नजर आता है बहुत हाई, वो भी कम होते हुए नजर आएगा, यानी कि स्टॉक में उसके बाद कोई कमी ही नहीं रह जाएगी। नॉर्मल सी बात है ना। तो इसके बाद जब रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपका स्टॉक का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए नजर आ जाएगा। और ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है, और नॉर्मल सी भाषा में आपको समझाने की मैंने ये कोशिश करी। अब मैं आपको और बता देता हूं एक चीज, कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये स्टॉक अभी 250 के नीचे फिर से आ जाएगा। तो वो यार आप सपने बिल्कुल मत देखिए, वो लोग तो सोचे भी नहीं, वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भूल जाए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 250 के नीचे आएगा फिर खरीदेंगे, कभी नहीं आएगा, अब नहीं आ सकता। इस कामकाज स्टार्ट, अब जब कामकाज स्टार्ट नहीं होता तब 200 तक आ गया था, मान लीजिए, ठीक मान लेते हैं। लेकिन अब इतने सारे कामकाज स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और लगातार कामकाज बढ़ाते जा रहे हैं, तो बड़े इन्वेस्टर्स को तो पता है ना यार, उनको तो पता है कि कहां उन्हें खरीदारी करनी है और इस स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो यहां से अगर आप सेलिंग कर रहे हैं और आप सोच रहे 250 के नीचे आ जाएगा ना, तो आप पूरा रिटेल भी जोड़ लगा लेगा ना यहां से। तो भी पर्सनली मुझे 250 के नीचे ये स्टॉक प्राइस कहीं से डिजर्विंग नहीं लगता है। आ जाए तो बात अलग, मार्केट तो कुछ भी दिखा सकता है, ये पर्सनली आपको पता है, जो भी लोग बहुत समय से मार्केट में होंगे वो जानते होंगे कि मार्केट तो आपको कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन 250 के नीचे कहीं से डिजर्विंग प्राइस ही नहीं। मैं पर्सनली बताऊं अगर आपको कि 280 की रेंज में अगर ये आ जाए, कहीं आपको मिल जाए, तो जितना उठा सकते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना उठा सकता है। और लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाय सेल की कॉल नहीं दे सकता हूं। यानी कि अगर आप फाइनल कॉल ले रहे हैं बाय सेल की, तो अपने एनालिसिस के बेसिस पर या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के द्वारा, या फिर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन या एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी भी, क्योंकि अपने सपोर्ट लेवल पर है, यहां से बाउंस बैक दिखा सकता है, तो अभी भी बाई
करने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यार कभी नीचे भी आ सकता है अभी, लेकिन अगर ये 280 के आसपास मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, कोई भी हो, जितना ज्यादा कैपेसिटी है आपके अंदर उतना ज्यादा आप उठा सकते हैं इस स्टॉक को, जो कि मिलना मैं कहूंगा मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहां से भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर भी अपने मेजर सपोर्ट जोन के आसपास नजर आता है और इतनी बड़ी मार्केट में कोई खराबी पर्सनली नजर नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और यूएस की ट्रेड डील के अलावा। और ट्रेड डील का इंपैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बेयर मिनिमम इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहां पर खरीदारी कर सकते हैं और बहुत भयंकर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन उनका जो रेंज है, उनका जो आउटलुक है वो 5 से 10 सालों का होना चाहिए, तभी उन्हें जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे। और अभी भी आपको पता है कि इसने बीते 4 महीनों में बहुत दबाकर रिटर्न्स दिए हैं, 200 के नीचे पहुंच गया था वो स्टॉक, और वहां से आज ही अगर 311 पर भी खड़ा है तो भी अपने 50% से ज्यादा के रिटर्न्स देकर खड़ा है। नॉर्मल सी बात है, अपने 394 ऑल टाइम हाई से तो नीचे खड़ा है बहुत, लेकिन अपने 52 वीक लो कह सकते हैं आप लोग, वहां से तो बहुत ऊपर खड़ा है ये स्टॉक और वहां से बहुत शानदार इसने रिटर्न्स दिए भी हैं। इसीलिए जब अच्छे स्टॉक्स नीचे आते हैं तो उनमें खरीदारी करने की सलाह दी जाती है। और ये स्टॉक अगर कहीं से बुरा है या इसमें कमी क्या है, तो मैं पर्सनली जानना चाहता हूं, वो कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा जरूर से जरूर आप लोग मुझे मेंशन करिएगा, जिसको भी इस स्टॉक में कोई कमी लग रही है, जिसको भी इस स्टॉक में कोई खराबी लग रही है। अब जिसको इसमें अच्छाइयां नजर आती हैं और जो लगता है कि क्या टारगेट अचीव कर सकता है, कितने टारगेट तक पहुंच सकता है, कहां जाएगा, क्या करेगा, वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी मुझे पर्सनली लगता है कि 400 के ऊपर आपको ये इसी साल जाता हुआ नजर आएगा, अगर मार्केट ने इसका सपोर्ट किया, मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक रहा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, लेकिन आपको एक फ्री की चीज करके जानी है, और फ्री की चीज क्या है, आपका एक लाइक, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिल जाता है। नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर ऐसे वीडियोस मिलते रहे, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट कवर करता हूं और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं आप सभी के लिए। तो अगर आप सभी मेरे द्वारा रोज वीडियो चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।